लखनऊ हादसे से छिनी 15 परिवारों की खुशियां, अब योगी सरकार का बड़ा एक्शन शुरू। 4 अफसर सस्पेंड, 4 आरोपी गिरफ्तार। क्या जिम्मेदारों तक पहुंचेगी जांच की पूरी आंच? रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कैसे चल रहा था कमर्शियल काम, जिसकी नजर के सामने टूटते रहे नियम। योगी ने एसआईटी को दिया बड़ा टास्क, अब 7 दिन में खुलेगा मौत के पीछे का पूरा सच। किसी माँ के लिए उससे बड़ा दर्द क्या होगा कि जिस बेटे को सुबह तैयार करके काम या क्लास के लिए भेजा हो वो शाम तक घर वापस ही ना लौटे। किसी पिता के लिए इससे बड़ी बेबसी क्या होगी कि वो मोबाइल में अपने बच्चे की तस्वीर दिखाकर हॉस्पिटल और मोर्चरी के बाहर पूछताछ करे कि मेरा बच्चा कहाँ है। लखनऊ के अलीगंज में हुआ यह दर्दनाक हादसा सिर्फ 15 लोगों की जान जाने की खबर नहीं है, बल्कि उन 15 परिवारों की पूरी जिंदगी बदल जाने की कहानी है। कोई अपने करियर की शुरुआत कर रहा था, कोई एलिमिनेशन सीखने पहुंचा था, कोई गेमिंग और डिजाइनिंग की दुनिया में अपना भविष्य तलाश रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। इमारत के भीतर धुआं फैलता गया, लोग मदद के लिए चीखते रहे और बाहर उनके अपने लोग सिर्फ इंतजार करते रहे। दोस्तों, अब इस हादसे ने पूरे लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं और साफ संदेश दिया है कि जिनकी लापरवाही से इतने परिवार उजड़े हैं उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। अलीगंज के पूर्णिया इलाके की ये इमारत अब जांच का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये बिल्डिंग पहले रेजिडेंशियल यानी कि रहने के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में यहाँ कमर्शियल गतिविधियां शुरू कर दी गई। नीचे पेट शॉप और क्लिनिक चल रहा था, जबकि ऊपर एलिमिनेशन स्टूडियो और दूसरे कामकाजी सेंटर संचालित हो रहे थे। दोस्तों, यहाँ कुछ युवा भी कर्मचारी काम कर रहे थे और कुछ छात्र भी सीखने आते थे यहाँ पर। सवाल यह है कि जिस इमारत में रोज इतने युवा आते जाते थे, वहां सुरक्षा के इंतजाम कितने मजबूत थे? क्या बाहर निकलने के लिए पर्याप्त रास्ते थे? क्या छत तक पहुंचने का रास्ता खुला था? क्या आपात स्थिति में लोगों को बाहर निकलने की कोई व्यवस्था थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन को यह सब दिखाई नहीं दे रहा था? यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में सिर्फ बिल्डिंग मालिक ही नहीं बल्कि उन विभागों की भी जांच हो रही है जिनके ऊपर भवन की अनुमति, निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने हर किसी का दिल दहला दिया। कुछ लोग खिड़की तक पहुंचकर मदद मांग रहे थे, कुछ लोग छज्जों पर खड़े होकर नीचे देखने को मजबूर थे। कई लोग बाथरूम में छिप गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वहां कुछ देर तक सांस मिल सके। लेकिन जब धुआं पूरी इमारत में फैल गया तो हालात बेकाबू हो गए। कुछ युवाओं ने नीचे उतरने की कोशिश की और एक युवक गंभीर रूप से इसी के चलते घायल भी हो गया। राहत दलों को इमारत के पीछे की दीवार तोड़कर अंदर पहुंचना पड़ा। फायर सर्विस, एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया, लेकिन जब तक कई लोगों तक मदद पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल के बाहर परिवारों की आंखों में सिर्फ एक सवाल था कि अगर नियमों का पालन हुआ होता, अगर निकासी का रास्ता सही होता, अगर समय रहते निरीक्षण हुआ होता तो क्या हमारे बच्चे आज जिंदा होते? लखनऊ हादसे में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई? 4 अधिकारियों को किया गया सस्पेंड, 4 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि, 6 नामजद समेत अन्य पर केस दर्ज। एसआईटी को 7 दिनों में रिपोर्ट का टास्क, घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश, कमर्शियल इमारतों की सुरक्षा जांच तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें बिजली विभाग, फायर विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़े अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, इनके साथ ही पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों समेत अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। ये कार्रवाई इसीलिए अहम है क्योंकि हादसे के बाद लोगों का गुस्सा सिर्फ बिल्डिंग मालिक पर नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम पर है जिसने इतने वर्षों तक नियमों की अनदेखी को नजरअंदाज किया। अगर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग कमर्शियल गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रही थी तो किसकी अनुमति से हो रही थी? अगर सुरक्षा उपकरण नहीं थे तो निरीक्षण करने वाले विभागों ने क्या देखा? अगर निकासी का रास्ता एक ही था तो उस जगह पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को काम करने या सीखने की इजाजत कैसे मिली?
दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब अब एसआईटी की जांच में ही सामने आने की उम्मीद है। योगी सरकार ने एसआईटी को 7 दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इस जांच में भवन के नक्शे से लेकर उसके उपयोग तक की जानकारी देखी जाएगी। ये भी पता किया जाएगा कि बिल्डिंग में फायर सेफ्टी से जुड़े उपकरण थे या फिर नहीं थे। क्या वहां कोई आपातकालीन निकासी का रास्ता था? क्या फायर एनओसी की जरूरत थी, और अगर थी तो वो ली गई थी या नहीं? क्या अधिकारियों ने कभी निरीक्षण किया था? क्या बिल्डिंग के बिजली के तारों और दूसरे उपकरणों की जांच हुई थी? और सबसे जरूरी बात ये कि इस पूरे सिस्टम में किस लेवल पर लापरवाही हुई है? जांच का दायरा सिर्फ 1 दिन का था या फिर एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहने वाला था, क्योंकि इतने बड़े हादसे के पीछे कई लेवल पर चूक की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यक्रम बदलकर घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। घायलों के इलाज के लिए हॉस्पिटल प्रशासन को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। योगी ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों का हाल जाना है और इलाज की व्यवस्था की जानकारी ली है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर दौरा किया। हादसे का मंजर देखकर भावुक हो गए। लेकिन परिवारों के लिए सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब जांच पूरी होगी और जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा, तब उन्हें न्याय मिलेगा। दोस्तों, संवेदना जरूरी है, लेकिन उन माता पिताओं को जवाब भी चाहिए जिनके घर का चिराग बुझ गया है। इस हादसे के बाद अब सिर्फ अलीगंज की बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की ऐसी इमारतों पर सवाल उठ रहे हैं जहां नीचे दुकानें और ऊपर कोचिंग सेंटर, ऑफिस, लाइब्रेरी, स्टूडियो या छोटे छोटे प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं। अक्सर लोग ये मानकर अपने बच्चों को भेजते हैं कि जहां सरकार की अनुमति है वहां सुरक्षा भी होगी, लेकिन जब कोई हादसा होता है तब पता चलता है कि कई जगहों पर कागजों में सब कुछ ठीक दिखाया गया है और जमीन पर नियमों की अनदेखी होती रही है। यही वजह है कि अब प्रशासन ने दूसरी कमर्शियल इमारतों और कोचिंग सेंटरों की जांच भी तेज कर दी है। कानपुर में कई कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की खबरें सामने आई है और यह संकेत है कि सरकार अब ऐसी जगहों पर सुरक्षा मानकों की जांच कर सकती है जहां बड़ी संख्या में छात्र और युवा रोज पहुंचते हैं। लखनऊ हादसे में गिरफ्तार किए गए लोगों की भूमिका की जांच अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि दूसरे जिम्मेदार लोगों की भी पहचान की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को अदालत के फैसले से पहले दोषी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर जांच में नियमों की अनदेखी और लापरवाही साबित होती है तो कानूनी कार्रवाई और सख्त हो सकती है। दोस्तों, लोगों की मांग है कि सिर्फ छोटे कर्मचारियों या फिर निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई करके मामला बंद न किया जाए। अगर किसी बड़े अधिकारी, बिल्डिंग मालिक या फिर विभागीय जिम्मेदारी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 15 युवाओं की मौत किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं हो सकता। इसके पीछे व्यवस्था की कई परतों में भी हुई चूक सामने आ सकती है। लखनऊ के इस हादसे ने हर परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई, काम या फिर ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं तो उनके मन में ये डर बैठ गया है कि जिस इमारत में बच्चा जा रहा है वहां सुरक्षा का इंतजाम है या फिर नहीं। दोस्तों, इस हादसे में जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उनका दर्द कभी कम नहीं होगा, लेकिन अगर इस दर्द से कोई सीख निकले तो वो यही होनी चाहिए कि अब किसी भी इमारत में नियमों के साथ समझौता ना हो। योगी सरकार के सामने अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई सिर्फ दिखावे की ना रहे, बल्कि ऐसी हो कि आगे कोई बिल्डिंग मालिक, कोई अधिकारी और कोई भी विभाग लोगों की जान से खिलवाड़ करने की हिम्मत ना कर सके। दोस्तों, लखनऊ के 15 परिवार आज जवाब मांग रहे हैं और पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर है कि योगी सरकार इन सवालों का जवाब कितनी सख्ती से देती है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।